पावर। पहले तो हमने बात की थी, उसमें हमने कहा था कि आइटम एनालिसिस जो किया जाता है, यानी जो प्रश्नों के चुनाव की विधि है, उसमें हम दो मुख्य रूप से चीजें ज्ञात करते हैं। पहली चीज है डिफिकल्टी वैल्यू और दूसरी है डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिफिकल्टी वैल्यू कैसे निकाली जाती है हम पहले देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन पावर कैसे, या जिसको हिंदी में कहते हैं विभेदन क्षमता, कैसे निकाली जाती है। तो पहले से थोड़ी सी चर्चा करें कि विभेदन क्षमता है क्या। पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। विभेदन क्षमता का मतलब होता है, या डिस्क्रिमिनेशन पावर का मतलब होता है कि कोई प्रश्न किस सीमा तक श्रेष्ठ छात्रों या तेज छात्रों और कमजोर छात्रों के बीच में अंतर कर पा रहा है। यानी कोई जो प्रश्न है वो क्या ये डिस्क्रिमिनेट या ये अंतर कर पा रहा है कि कौन सा बच्चा श्रेष्ठ बच्चा है या तेज बच्चा है और कौन सा बच्चा कमजोर बच्चा है। जब तक प्रश्न ये अंतर नहीं कर पाए, यानी उसके अंदर उस प्रश्न में कमी है, उसको बनाने में कमी है। क्योंकि अगर किसी प्रश्न को जो है वो सारे कुछ तेज बच्चे कर लेते हैं, कुछ कमजोर कर लेते हैं, कुछ कमजोर नहीं कर पाते हैं, कुछ तेज नहीं कर पाते हैं, तो यानी उस प्रश्न की फ्रेमिंग में, उसकी रचना में कमी है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और इसको निकालने के लिए भी हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वो स्टेप्स लगभग सेम होते हैं जो हमने डिफिकल्टी वैल्यू के स्टेप्स देखे थे, उसी तरीके से सेम स्टेप्स होते हैं, उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। लेकिन इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो अलग होता है। तो पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है इसको निकालने के लिए RH माइनस RL अपॉन N, इसका फॉर्मूला है RH माइनस RL अपॉन N। RH और RL और N, हमको ये तीन जो है चीजें चाहिए, इन तीन चीजों के मान चाहिए और उसके आधार पर हम किसी भी प्रश्न की डिस्क्रिमिनेशन पावर निकाल सकते हैं। RH क्या है, RH की बात कर चुके हैं हम कि जो हाई ग्रुप है उसमें राइट आंसर्स, उसमें सही उत्तरों की संख्या। RL है जो लो ग्रुप है, उसमें सही उत्तरों की संख्या, और N यानी छात्रों की संख्या। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा प्रश्न पत्र है, जो हमारा टेस्ट है, या जो भी हमारा शेड्यूल है उसको हम छात्रों को हल करने के लिए देंगे, या जिस भी समूह के लिए हमने उसको बनाया है उस समूह को हम देंगे उसको हल करने के लिए। जब जो छात्र हैं वो उसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद हम उन सभी की जो आंसर शीट्स हैं उसको कलेक्ट कर लेंगे और आंसर शीट्स का मूल्यांकन करेंगे, यानी सारे प्रश्नों को चेक करेंगे और हर छात्र ने कौन कौन सा प्रश्न सही किया उसके आधार पर उसको नंबर देंगे। तो हर प्रश्न का जो है मूल्यांकन कर लिया जाएगा। तो जब जो समूह हमारा, इस एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मान लो कि 100 बच्चों के ऊपर हमने अपने टेस्ट को एडमिनिस्टर किया, तो 100 बच्चों की कॉपीज हमको मिल गई, उन कॉपीज का हमने मूल्यांकन किया, प्रश्नों को देखा, उत्तरों को देखा और उसके बाद उत्तर में जो सही उत्तर थे उनको उस हिसाब से नंबर या मार्क्स दे दिए। ठीक, अब जब सभी बच्चों का एक योग आ जाएगा, हर बच्चे का एक योग आएगा कि उसने टोटल कितने मार्क्स हासिल किए, तो फिर उनकी कॉपीज को या उनकी आंसर शीट्स को हम बड़े से छोटे के क्रम में अरेंज कर देंगे, यानी जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको सबसे ऊपर, फिर उससे कम करके पूरी कॉपीज को, यानी 100 बच्चों की कॉपीज को हम अरेंज कर देंगे, जिसमें सबसे ऊपर की जो कॉपी होगी यानी वो उस बच्चे की होगी जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, और सबसे नीचे की कॉपी या आंसर शीट वो होगी जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स होंगे। ठीक है, एक ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हम अगला चरण वही होता है जैसे कि हमने डिफिकल्टी वैल्यू में किया था कि हम 2 ग्रुप्स निकालेंगे, उसमें से श्रेष्ठ समूह और कमजोर छात्रों का समूह। इसके लिए 27% जो कॉपीज हैं या आंसर शीट्स हैं वो ऊपर से जो होंगी उनको अलग कर लेंगे, और इसी तरीके से जो नीचे से यानी कम मार्क्स वाली जो कॉपीज होंगी उसमें से भी 27% कॉपियों को निकाल लेंगे। तो हमारे पास 2 समूह हो जाएंगे। तीसरे जो बीच की जितनी औसत वाले जो मार्क्स वाले कॉपीज थे या आंसर शीट्स थे उनको हम हटा देंगे। अब हमारे पास 2 समूह हो गए। एक वर्ग है श्रेष्ठ छात्रों का समूह क्योंकि उनके मार्क्स ज्यादा हैं, और दूसरा समूह है कमजोर छात्रों का समूह, तो उसी को हम कहते हैं उच्च वर्ग हाई ग्रुप और निम्न वर्ग या लो ग्रुप। 2 हमारे पास सेम वही काम किया हमने जो हमने डिफिकल्टी वैल्यू में किया था, सेम तरीके से। तो यानी इसका अर्थ ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आपको 2 बार डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर के लिए 2 अलग तरीके इस्तेमाल नहीं करने हैं, है ना। तरीका वही है कि हमने कॉपीज चेक की है और उसके बाद उनको अरेंज किया है और उसके बाद उसमें से 27% कॉपीज निकाल दी है। इसके बाद सेम उसी प्रोसेस के तहत हम हाई ग्रुप में और लो ग्रुप में किसी प्रश्न को कितने बच्चों ने सही हल किया है उनकी संख्या निकालेंगे। तो हम पहले पहला प्रश्न उठाएंगे, पहले प्रश्न को हाई ग्रुप में कितने बच्चों ने सही किया,
तो वो देखते जाएंगे और उसको नोट कर लेंगे कि टोटल इतने बच्चों ने उसको सही किया। इसी तरीके से फिर निम्न समूह उठाएंगे, लो ग्रुप उठाएंगे और उसमें से भी कुल में से कितने बच्चों ने पहले प्रश्न को सही हल किया उसको हम नोट कर लेंगे। तो जो हाई ग्रुप में जितने बच्चों ने उसको सही हल किया होगा वो कौन सा मान है, RH का मान है, और लो ग्रुप में जितने बच्चों ने उस प्रश्न को सही हल किया होगा वो RL का मान है। N यानी छात्रों की संख्या है कि आपके समूह में, उच्च समूह में या निम्न समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो इसको एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि मान लो 100 बच्चे थे हमारे और उसमें अब हम पहले प्रश्न की बात करें, आपके क्वेश्चन पेपर में मान लो 10 क्वेश्चन थे, तो उसमें से पहले क्वेश्चन के लिए हम डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेशन पावर निकाल रहे हैं। तो मान लो पहले प्रश्न के लिए RH का जो मान आता है यानी जो श्रेष्ठ समूह है उसमें से 27 बच्चे होंगे, नेचुरली 27 आंसर शीट्स हैं, तो उन 27 में से हम एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं कि 18 बच्चों ने उस प्रश्न को सही हल किया है, तो RH का मान हो गया 18। तो इसी तरीके से जो निम्न समूह है उसमें हम मानते हैं कि उन 27 बच्चों में से मान लो 10 बच्चों ने उस प्रश्न को सही हल किया, तो RL का मान हो गया 10 और N जो है, N का मान कितना है 27। ठीक, अब इसके बाद हम ये सारे मान को अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे, RH और RL के मान को। तो फॉर्मूला रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर इक्वल टू RH कितना था हमारा 18, RL है 10 बटे में 27। इसको हम हल कर लेंगे। ये इसको हल करने के बाद जो मान आएगा वही डिस्क्रिमिनेशन पावर की वैल्यू होगी। जैसे 18 में से 10 गया 8 बटे 27। ठीक, इसको भाग देंगे, पॉइंट में मान आएगा हमारा, तो जो पॉइंट में मान आएगा ये डिस्क्रिमिनेशन पावर को बताएगा। एक बात और, डिस्क्रिमिनेशन पावर जब भी निकाली जाती है इसका मान पॉइंट में ही 0.029, ठीक है, हाँ, तो इसका मान हमेशा पॉइंट में ही आएगा, एक से ज्यादा इसका मान कभी भी नहीं आएगा। ठीक, इसको देखो, इसके साथ गुणे 100 नहीं है, यानी इसका मान हम प्रतिशत के रूप में नहीं निकालते हैं। अच्छा, तो जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन पावर का मान आएगा उसका क्या अर्थ होगा, अगर मान ज्यादा आता है तो इसका अर्थ ये है कि वो प्रश्न, उस प्रश्न की विभेदन क्षमता उतनी ही अच्छी है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन पावर का मान जितना कम आएगा यानी उस प्रश्न की विभेदन क्षमता उतनी ही कम है। जितनी कम होती जाएगी प्रश्न अच्छा नहीं माना जाएगा, जितनी विभेदन क्षमता ज्यादा होगी यानी वो श्रेष्ठ और कमजोर छात्रों में अंतर कर पा रहा है यानी वो प्रश्न उतना ही बेहतर है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन पावर का मान अधिक आने पर ही प्रश्न का चुनाव किया जाना चाहिए। जिस प्रश्न में डिस्क्रिमिनेशन पावर विभेदन क्षमता का मान कम आ रहा है वो प्रश्न अच्छा नहीं माना जाता, और उसके दो तरीके हैं, या तो उस प्रश्न में सुधार किया जाए और या फिर उस प्रश्न को टेस्ट में से हटा दिया जाए। दो तरीकों से हम उसको टैकल कर सकते हैं और तब हम अपने क्वेश्चन पेपर, अगर हम बहुत कम डिस्क्रिमिनेशन पावर वाले प्रश्न को अपने प्रश्न पत्र में रखते हैं तो हमारे जो टेस्ट है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी वो उस विशेषता का सही तरीके से मापन नहीं कर पाएगा जिसके लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, विश्वसनीयता पे भी असर पड़ेगा, वैधता पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन पावर का मान सही आना जरूरी है। तो इस तरीके से हम एक प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं उन सबके लिए अलग अलग विभेदन क्षमता निकालेंगे। अब हमारे पास, अब हमने सब प्रश्नों की डिफिकल्टी वैल्यू भी निकाल ली, डिस्क्रिमिनेशन पावर भी निकाली, अब हमारे पास दोनों मान आ गए। तो अब हमारे लिए सरल हो गया कि अब हमको पता चल जाएगा देख के कि कौन सा प्रश्न बेहतर है, जिसकी डिफिकल्टी वैल्यू भी ठीक हो और जिसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर भी ठीक हो। हम ऐसे प्रश्नों को अपने प्रश्न पत्र में रखना या ऐसे कथनों को अपने प्रश्न पत्र में रखना चाहेंगे, रखना भी चाहिए, तभी हमारे प्रश्न की विश्वसनीयता बढ़ेगी, तभी हमारा प्रश्न पत्र या हमारा जो भी हमारा शेड्यूल है वो जिस पर्पज से बनाया गया है उसको हम सही तरीके से नाप पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आइटम एनालिसिस की जाती है और इन दो चीजों के आधार पर हम आइटम्स का चुनाव करते हैं, प्रश्नों का या कथनों का चुनाव करते हैं कि हमारे अंतिम प्रश्न पत्र में या शेड्यूल में कौन से प्रश्न रखे जाएंगे और किन प्रश्नों को हटा दिए जाने की जरूरत है। तो एक तरीके से ये सुधार की प्रक्रिया है,
अगर हम इस प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो यानी हमने जो पहले स्टेप पे जो पेपर बना दिया, हम उसी का अगर उपयोग करेंगे तो हमारा विश्वसनीयता और वैधता हमारे कम हो जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने सुधार कर लिया, प्रश्न सुधार दिए या गलत प्रश्नों को, खराब प्रश्नों को हटा दिया, तो हमारे प्रश्न पत्र की क्वालिटी बढ़ जाएगी, हमारे टेस्ट पेपर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है डिस्क्रिमिनेशन पावर। ठीक।